क्रिएट स्पेस। दोस्तों, एक हेल्दियर और ज़्यादा प्रोडक्टिव करियर के लिए प्रूव किए हुए मेथड्स को डिस्कवर करते हैं। दोस्तों, हम एक अलग ही वक्त में जी रहे हैं। ह्यूमन हिस्ट्री की शुरुआत में हमने अनुभव लिया कि हमें जगह बनानी है, ना कि जगह को भरना है। हजार जनरेशन से हम अपने आसपास की स्पेसेस को खोजते हैं, बढ़ाते हैं और उनको भरते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब हम ऐसे पॉइंट्स पर आ चुके हैं जहां लोग बेतरतीब तरीके से ओवरक्राउडेड और कंजस्टेड हुए जा रहे हैं और उन्हें अब इससे रिलीफ पाने के लिए स्पेस को क्रिएट करने की जरूरत है। दोस्तों, ह्यूमन हिस्ट्री में हो रहे इस नए डेवलपमेंट की वजह से लेखक को क्रिएट स्पेस लिखने की हसरत हुई। लेखक ये चाहते थे कि लीडर्स को उनके लिए एक ऐसा स्पेस तैयार करना होगा जो ग्रो होता रहे और डेवलप होता रहे, जिसका मतलब है कि स्पेस क्रिएट करना जिसमें ग्रोथ, इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट के लिए पहले से ही रिक्वेस्ट की जा रही है। इन दो आइडियाज को माइंड में लिए हुए डेरेक ड्रैपर क्रिएटिंग स्पेस के काम को ऑर्गेनाइज करने में जुट गए, जो आपको एक बेटर लाइफ और करियर डेवलप करने में हेल्प कर सकता है। एसेंशियली यहाँ 4 डोमेन्स हैं दोस्तों। थिंकिंग यानी सोचना, कनेक्टिंग मतलब जुड़ना, डूइंग माने करना और बीइंग मतलब होना। और हर एक डोमेन में रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, रिलेशनशिप और प्रोडक्टिविटी के चारों तरफ स्किल्स को डेवलप करने के कई तरीके हैं। रिफ्लेक्शन अच्छे काम करने की है, लेकिन ये स्पेस एफर्ट्स मांगती है और बुराइयों का सामना करने के लिए इच्छा शक्ति भी मांगती है। दोस्तों, आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। अगर आप काम में अच्छे होना चाहते हैं तो आपको सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। अपनी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानना बेहद फायदेमंद होता है। दोस्तों, चाहे आप एक आर्टिस्ट हो, एक कॉरपोरेशन के CFO हो या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो, सेल्फ अवेयरनेस के साथ आप बड़ी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने की बेटर पोजीशन में होते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव प्लान बनाते हैं और बेटर डिसीजंस लेते हैं। दोस्तों, खुद को पहचानने की चाबी होती है रिफ्लेक्शन, या जिसे लोग कभी कभार कहते हैं किसी से मतलब की बात करना। कन्फ्यूशियस और सोक्रेटिस के टाइम से ही महान दिमागों ने रिफ्लेक्शन के इंटेलेक्चुअल बेनिफिट्स को जीत लिया था, लेकिन इसके अपने कुछ प्रैक्टिकल फायदे भी थे। दोस्तों, उदाहरण के लिए यह आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को जबरदस्त तरीके से बूस्ट कर सकता है और गलतियों को कम कर सकता है। एक्शन लेने से पहले आपको पॉसिबल साइड इफेक्ट्स और किसी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन पर गौर कर लेना चाहिए। फिर एक्शन लेने के बाद आपको रिजल्ट को एनालाइज करना चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या सही गया और क्या गलत गया। ऐसा रेगुलर करने से गारंटी है कि आप कम ही मिस्टेक्स करेंगे। दोस्तों, लेकिन गहराई से और मीनिंगफुली गौर करने के लिए आपको स्पेस की जरूरत है। इनफैक्ट आपको 4 तरीके के स्पेस की जरूरत है। दोस्तों, टेम्पोरल यानी अस्थाई, फिजिकल यानी भौतिक, रिलेशनल यानी सापेक्ष और साइकिक यानी मानसिक। टेम्पोरल और फिजिकल स्पेस टाइम और लोकेशन होते हैं। रिलेशनल स्पेस किसी से कुछ आइडिया के थ्रू फायदा लेना है और साइकिक स्पेस इंप्रूवमेंट के लिए तैयार रहना है और अपने माइंड को नई और रोचक इंफॉर्मेशन से फिल करना है। तो इन सभी स्पेसेस को क्रिएट करने में एफर्ट लगता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार CEO के पास में उनके वर्क वीक का 15% से भी कम वक्त खुद के लिए अवेलेबल होता है। और अगर CEO के पास रिफ्लेक्शन यानी मनन करने का स्पेस नहीं रहता तो यह पक्का है कि उनके बाकी के वर्कफोर्स के लिए यह आसान नहीं रहता है। यहां तक कि अगर आप विचार करने का स्पेस ढूंढ भी लेते हैं, फिर भी इसे करना हमेशा इजी नहीं होता है। हमारे दिन भर की दिक्कतों को समेटना मुश्किल हो सकता है। विचार करने से ज़्यादा कुछ अच्छा रियलाइजेशन नहीं होता है। यह अभी भी ज़्यादा चैलेंजिंग फैक्ट है। दोस्तों, पास्ट एक्शंस पर विचार करके आपको यह पता चलता है कि लास्ट मैनेजर मीटिंग में आपने बड़ा ही फूलिश बिहेव किया था, या आपने अपने असिस्टेंट के साथ में बड़ा ही रूड बिहेव किया था। फिर भी अगर आप सेल्फ अवेयरनेस के बेनिफिट चाहते हैं तो आपको इन कड़वी सच्चाइयों से अवगत होना होगा। दोस्तों, और अगर आप ज़्यादा अवेयर रहते हैं तो उसके और फायदे भी हैं। दोस्तों, चलिए यूनाइटेड किंगडम में कम्यूटर्स की स्टडी पर ध्यान देते हैं, जिसमें यह पाया गया कि जिन कम्यूटर्स ने अपने घर पर जाकर यह रिफ्लेक्ट किया कि उनका दिन कैसा रहा, वे ज़्यादा खुश और प्रोडक्टिव थे बजाय उनके जो ऐसा नहीं करते थे। तो दोस्तों, रिफ्लेक्ट करने के लिए स्पेस क्रिएट कीजिए। लर्निंग के लिए स्पेस क्रिएट करना हमें डर से बाहर निकलने में हेल्प कर सकता है। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज से समझते हैं। सीखते रहने के लिए
सोचने की स्पेस के साथ में बने रहना होता है दोस्तों, जबकि रिफ्लेक्शन अक्सर खुद के बारे में सीखने का एक तरीका है। आपको सही माइंडसेट को अपनाते हुए सीखने के लिए स्पेस क्रिएट करने की भी जरूरत है, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को अपनाने के लिए जरूरी है। जनरली हर किसी के पास दो माइंडसेट्स में से एक तो होता ही है। या तो एक फिक्स्ड माइंडसेट, जहां आप मानते हैं कि लर्निंग किसी पॉइंट पर रुक जाती है, क्योंकि माइंड केवल इंफॉर्मेशन को एक फिक्स्ड अमाउंट या ग्रोथ माइंडसेट को ही होल्ड कर सकता है, जहां आप ज्यादा सीख सकते हैं। हालांकि फिक्स्ड माइंडसेट साइंटिफिकली विवाद में रहा है। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर माइकल मर्ज़ानिक ने दिखाया कि हमारा दिमाग सॉफ्ट वायर्ड है दोस्तों, और न्यूरोप्लास्टिसिटी में कैपेबल है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए इनपुट के आधार पर आपका माइंड हमेशा बदलता रहता है। तो इसका मतलब है कि एक हेल्दी माइंड हमेशा सीखने में कैपेबल होता है, जिससे हम अपने डर को दूर करने के लिए ग्रो और चेंज हो सकते हैं। उदाहरण के लिए फेलियर का डर ले लीजिए दोस्तों। 2015 की एक स्टडी में सभी अमेरिकन में से 1/3 ने बताया कि उन्हें फेलियर का डाउट था, जिसमें इस सदी की पीढ़ी सबसे ज्यादा सेंसिबल निकली। लेकिन फेलियर के डर के रूप में बड़े पैमाने पर इससे निपटने के लिए एक सीधा सा तरीका है कि फेलियर को एक ग्रोथ माइंडसेट में शामिल करना और इसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में एक्सेप्ट करना। लेखक के कस्टमर्स में से एक रेशेल एक ग्लोबल स्नैक कंपनी के लिए काम करती थी। रेशेल को फेलियर का इतना गहरा डर था कि उसे भयानक तरीके की सोच आती थी। वह मानती थी कि अगर उसने थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो सब कुछ तबाह हो जाएगा और वह बेसहारा हो जाएगी। लेखक ने रेशेल पर हफ्तों तक काम किया, जिससे उसे अपने डर के सोर्सेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए स्पेस मिली, ताकि वह हटके सोचना शुरू कर सके। साथ में रहकर उन्होंने पाया कि उनका फेलियर का डर उसकी मां से क्रिएट हो रहा था, जो कुछ समय से बेरोजगार और बेघर थी। नतीजतन रेशेल को कोई भी गलती या हेल्प मांगने के लिए पूछने पर भी एक अजीब सा डर लगने लगा। वह भी उसकी मां की तरह हो सकती है, इस बात का डर दोस्तों। वक्त के साथ रेशेल ने अलग तरीके से सोचना सीखा और आखिरकार यह जान गई कि हेल्प मांगना किसी डर का कारण था ही नहीं। रिफ्लेक्शन के साथ आपको सीखने के लिए स्पेस क्रिएट करने की कोशिश में लगे रहना चाहिए दोस्तों। इसमें सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए टाइम, साथ ही साथ एक अच्छी जगह और हेल्पफुल रिसोर्सेज जैसे कि एक मेंटर खोजना शामिल होता है। आपके इमोशंस को समझने के लिए और आपके कोर पैथोजेनिक नजरिए को कनेक्ट करने के लिए एक स्पेस चाहिए। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। दूसरी तरीके की स्पेस जो सक्सेस के लिए जरूरी है वह है स्पेस टू कनेक्ट। डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बनाने में बेहद मददगार है, लेकिन जब तक आप खुद के साथ एक क्वालिटी कनेक्शन बिल्ड नहीं कर लेते हैं, तब तक इस तरीके के रिलेशनशिप बनाना पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों। रिफ्लेक्ट करने के लिए स्पेस क्रिएट करने की ही तरह खुद से कनेक्ट करने के लिए स्पेस क्रिएट करना अपने अंदर झांकने के बारे में है दोस्तों। हालांकि यह आपकी बॉडी और माइंड दोनों में क्या चल रहा है यह चेक करने के बारे में भी है। इसका मतलब है कि अपने इमोशंस का ऑब्जर्वेशन करना। ह्यूमन के तौर पर हम सभी स्ट्रॉन्ग इमोशंस के अधीन हैं, जो हमारे वर्क और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम सावधान नहीं हैं, लेकिन खुद से कनेक्ट करने के लिए स्पेस क्रिएट करके आप रेगुलरली यह चेक कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि आप और आपके इमोशंस कंट्रोल में है कि नहीं। ऐसा करने के लिए कई तरीके हैं दोस्तों। एक है फीलिंग और नंबर चेक इन। आइए यह देखते हैं कि यह कैसे करना है। आराम से बैठें दोस्तों, कुछ गहरी सांसें लें और अपने आप से पूछें कि मैं कैसा फील कर रहा हूं। एक बार जब आप किसी फीलिंग को पहचान लेते हैं तो उसे 1 से 10 की स्केल पर रेट करें और यह कितनी स्ट्रांग है इसको पता लगाएं। फिर आप फिजिकल सेंसेशन की ओर बढ़ सकते हैं दोस्तों, जैसे आपके शोल्डर या चेस्ट में टाइटनेस, और इनको भी एक नंबर दें दोस्तों। अगर आप बहुत सारे कॉम्पीटिंग इमोशन से जकड़े हुए फील करते हैं तो आप इमेजिन करें कि आप एक ऑब्जर्वर हैं जो इनके बीच में है, बजाय किसी ऐसे पर्सन के जो इनसे जकड़ा हुआ है। हाँ दोस्तों, जो इनके बीच में है ऐसा सोचें, ना कि जो इनसे जकड़ा हुआ है। आई मीन टू से इन कॉम्पीटिंग इमोशन से। डेफिनेटली चेकिंग करना आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने का एक तरीका है। किसी की इमोशनल इंटेलिजेंस की ताकत इस हद तक रिफ्लेक्टिव होती है कि वे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के साथ साथ रिलेशनशिप को बनाए रखने और एम्पैथेटिक होने की कैपेसिटी को भी जान पाते हैं। रिफ्लेक्ट करने और चेकिंग के लिए स्पेस होने से आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में मदद मिलती है और इसे पहचानने के लिए एक अच्छी स्थिति भी बनती है दोस्तों।
जिसे लेखक कोर पैथोजेनिक बिलीव्स यानी कि सीपीबी कहते हैं। अगर आपका करियर किसी ट्रेडिशन में फंस गया है तो यह सीपीबी के कारण हो सकता है। तो पिछले पैराग्राफ में रेशल का सीपीबी क्या था दोस्तों, यानी कि कोर पैथोजेनिक बिलीव्स क्या थी दोस्तों। तो रेशल का सीपीबी यह था कि अगर उसने कोई मिस्टेक की या हेल्प मांगी तो उसकी दुनिया तबाह हो जाएगी। दूसरे क्लाइंट्स के पास इस तरीके के सीपीबी हो सकते हैं, जैसे मैं प्यार पाने के लायक नहीं हूं, मैं एक एडवाइस देने के लायक नहीं हूं, या हर कोई धोखेबाज है इसलिए अच्छा होने में कोई सेंस नहीं है, वगैरह वगैरह दोस्तों। इस तरीके की कोर पैथोजेनिक बिलीव्स लोगों के अंदर घर कर जाती है। कई सीपीबी पास्ट के एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट होते हैं दोस्तों, जो अक्सर बचपन से आते हैं। इनकी तह तक जाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है और इसमें यकीनन तौर से लर्निंग और कनेक्ट करने के लिए स्पेस की जरूरत होती है दोस्तों। किसी के साथ शेयर और रिलेट करने की स्पेस से आप एक वाइब्रेंट वर्क एनवायरनमेंट और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकते हैं। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। अपने इमोशंस से जुड़ने के साथ साथ दूसरों से जुड़ना भी जरूरी है दोस्तों। ऐसा करने के लिए आपको शेयर करने और रिलेट करने के लिए स्पेस क्रिएट करने की जरूरत है। यह आपको अपनी लाइफ में सभी के साथ स्ट्रॉन्ग टीम और मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने को अलाउ करेगा। लेखक ने एक टीम के साथ काम किया जो एक ग्लोबल बेवरेज कंपनी के लिए अपने टारगेट्स को रूटीनली मिस कर रही थी। टीम लीडर बेटा एक हंसमुख और कॉन्फिडेंट आदमी थे, लेकिन टीम का सीपीबी जल्द ही क्लियर हो गया। उन्होंने फील किया कि उन्हें एक साथ काम करने के लिए हमेशा बेस्ट होना चाहिए। रिजल्ट ये हुआ कि प्रॉब्लम्स, फिकर, मिस्टेक्स और स्ट्रगल्स टीम से बाहर निकल गए और टीम की एबिलिटी को ग्रो करने, डेवलप करने और अपने बेस्ट परफॉर्मेंस करने की एबिलिटी के लिए टीम को उकसाया गया। तो एक बार जब इसे देखा गया और सही किया गया तो उनकी टीम में शेयर करने के लिए स्पेस क्रिएट होने लगी। इसका मतलब यह था दोस्तों कि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी को प्रैक्टिस किया, प्रॉब्लम्स, फिक्र और मिस्टेक्स को बिना किसी डाउट के सॉल्व किया। इसने सेफ्टी की एक इंपॉर्टेंट सेंस को पैदा किया, जहां मेंबर्स ने जोखिम लेने के लिए खुद को फ्री फील किया और कभी कभी वे लोग फेल भी हो जाते थे, जो सीखने और बढ़ने का हिस्सा होता था। इसमें कोई शक नहीं है, टीम जल्द ही नए सिरे से पर्पस और वाइटलिटी के साथ सही राह पर थी। रिलेट करने के लिए स्पेस क्रिएट करना कनेक्ट करने का एक और तरीका है और यह स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स को बनाने में बेहद हेल्पफुल भी है। उनकी बुक रियल द पावर ऑफ ऑथेंटिक रिलेशनशिप जो 2016 में लिखी गई थी, में लेखक डुआने और कैथरीन ओकेन अपने क्लिनिकल स्टडीज के रिजल्ट शेयर करते हैं, जो ये एडवाइस देते हैं कि हमारी सभी प्रॉब्लम्स को रिलेशनल इश्यूज पर वापस देखा जा सकता है। प्रोडक्टिविटी और मोरल का लो लेवल और स्ट्रेस, फिक्र और डिप्रेशन का हाई लेवल, चाहे जो भी इशू हो, यह हमेशा उन इश्यूज से जुड़ा हो सकता है जो आपकी लाइफ में दूसरे लोगों के होने से है। अपने रिलेशनशिप्स को सुधारने और रिलेट करने के लिए स्पेस बनाने से इन जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प मिल सकती है। और एक स्टेक होल्डर मैप यह पहचानने के लिए एक ग्रेट टूल है कि किन रिलेशनशिप के साथ शुरुआत करनी है। कागज के एक टुकड़े पर आपको अपने आप को बीच में रखना है और अपनी लाइफ के सभी लोगों को, यानी अपने पार्टनर्स और टीम, कलीग्स से लेकर काम की जगह के सिक्योरिटी गार्ड तक को एक लाइन से अपने चारों ओर ड्रॉ करना है और फिर रिलेशनशिप को 1 से 10 के स्केल का रेट करना है, जिसमें 10 रेटिंग वाला रिलेशनशिप सबसे डीप और स्ट्रांग होता है और ऑब्वियस है जो 1 या उसके आसपास होगा वो सबसे वीक होगा। दोस्तों, हर रिलेशनशिप को 10 होने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये मैप आपको दिखाता है कि किन लोगों पर काम किया जाना चाहिए। ये काम एक झंझट सा लग सकता है, लेकिन आपकी रिलेशनशिप्स जितनी बेटर होंगी आप उतना ही बेटर फील करेंगे दोस्तों, और आप भी तरक्की करेंगे। प्लानिंग भी प्रोडक्टिविटी की एक चाबी है और ये फ्लेक्सिबिलिटी के आड़े नहीं आती है। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। कुछ लोगों को ये सब जानकर नेचुरली एक्साइटमेंट सा लगता है, लेकिन जब प्रोडक्टिव होने की बात आती है तो सबसे पहले प्लानिंग को कंसिडर करना चाहिए। अगर आप प्लान नहीं बनाते हैं तो आप रेड टेक्नोलॉजी की तरह खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, रेड टेक्नोलॉजीज को 2 भाइयों ने, टॉम और डेरिन ने लीड किया था। दोस्तों, टॉम टेक गीक थे, जबकि करिश्मेटिक डेरिन ने चीजों के बिजनेस साइड को संभाला। कंपनी एक मजबूत शुरुआत के लिए तैयार हो गई, लेकिन यह बढ़ने के साथ साथ और घाटे में चली गई और उलझ सी गई। प्रॉब्लम का एक बड़ा हिस्सा डेरिन थे। उन्होंने क्लियर गोल्स को सेट करने से इनकार कर दिया, इसलिए उनके एम्प्लॉयज इस बारे में उलझन में थे, हाँ दोस्तों, कि वे किसको प्रायोरिटी दें या किसको ना दें। बिना एजेंडा के मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की गई और हर किसी ने डेरिन को बैन कर दिया क्योंकि
वह नेक्स्ट इमरजेंसी की नाजुक हालात को सोचे बिना ही सॉल्यूशन पर जोर देते थे। कई सारे स्टार्टअप्स लॉन्ग टर्म प्लान्स पर फोकस करते हैं और तेजी से बदलते मार्केट में फ्लेक्सिबल होना बुद्धिमानी है दोस्तों। लेकिन एक से ज्यादा टाइप्स के प्लान होने चाहिए और आप कंपनी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी को अपने गोल्स और विजन में पक्का करने के लिए रेगुलर मीटिंग्स करके 1 से 3 साल के प्लान्स का एक हिस्सा बना सकते हैं। ठीक से प्लान बनाने के लिए आपको 2 चीजें करने की जरूरत है। सबसे पहले एक क्लियर गोल बनाएं कि क्या करने की जरूरत है। फिर इस गोल को हासिल करने के लिए एक क्लियर प्लान बनाएं कि वह कैसे किया जाना चाहिए। जब लेखक ने क्रिएट स्पेस लिखने का फैसला किया था तो उन्होंने पाया था कि उन्हें लगभग 1,20,000 वर्ड्स लिखने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने 1 साल का प्लान बनाकर ऐसा करने के लिए स्ट्रैटेजी तैयार की। इस प्लान ने उन्हें मंथली एवरेज 10,000 वर्ड्स, वीकली 2,500 वर्ड्स और हर दिन 500 वर्ड्स लिखने के लिए कंसर्न किया। इंसान होने के नाते कभी कभी वह मायूस भी हुए, दूसरे टाइम में वह अपने गोल को हासिल कर पाए दोस्तों। तो जो बात जरूरी थी वह यह था कि प्लानिंग ने उन्हें अपने गोल हासिल करने पर फोकस्ड करवाया, जो सभी के लिए जरूरी है। बेशक प्रोडक्टिव होना और असल में डिलीवर करना सिर्फ बिजी रहने से बहुत अलग है दोस्तों। डैरिन को प्लान बनाने और ऑर्गेनाइज्ड होने के बजाय सेविंग द डे कहकर लगातार जोश पैदा करना पसंद था। इस नजरिए ने उन्हें यूजफुल और इंपॉर्टेंट बनाए रखा और डेफिनेटली उसे बिजी रखा। लेकिन वे असल में डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, वे सिर्फ उस डिसऑर्गेनाइजेशन पर रिएक्ट कर रहे थे जो उन्होंने खुद ने बनाई थी। काम करने के लिए स्पेस बनाना मैडनेस को हटाता है दोस्तों और प्रायोरिटी को सेट करना सिखाता है दोस्तों। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। तो इन दिनों ज्यादातर लोग कितने हैरान परेशान रहते हैं, इस बारे में बहुत कुछ लिखा गया है दोस्तों। रिसर्चर्स से पता चलता है कि सीईओ सिर्फ लगभग 28 मिनट डेली ऐसा पाते हैं कि जिसमें वो आराम से काम निपटा सकें, और यही टाइम ड्यूरेशन एक एवरेज वर्कर के लिए 8 सेकंड पाई गई है दोस्तों। सोचिए 8 सेकंड का अटेंशन स्पैन, इमेजिन कर सकते हैं। यहां तक कि हर रुकावट के साथ आपके प्रीवियस लेवल के कंसंट्रेशन में लौटने में ही 10 मिनट लगते हैं दोस्तों। क्लियरली रुकावटें आपको डिलीवर करने के स्पेस से भटका देती हैं, इसलिए यह जरूरी है कि आप उनसे बचें। लेकिन यह सब करने से ज्यादा कहना बड़ा आसान है दोस्तों, क्योंकि मैडनेस सिर्फ प्रोडक्टिव किलर ही नहीं है, वे डोपामिन का एक सोर्स भी है। एक एडिक्टिव न्यूरोकेमिकल है जो कि जब आप प्लेजेंट सा करते हैं तो आपका ब्रेन उसे रिलीज करता है। ईमेल और टेक्स्ट मैसेजेस पाना डोपामिन के छोटे शॉट को ट्रिगर करता है दोस्तों। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सदी के लोग हर 90 सेकंड के भीतर इनकमिंग ईमेल्स को चेक करते रहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि एक परेशान करने वाला ईमेल आपकी कंसंट्रेशन को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। जब आप काम कर रहे होते हैं तो उन पॉपअप नोटिफिकेशंस को नज़र से दूर रखते हुए आप अपना फ़ोन छुपाना ही बेहतर समझते हैं। इस तरीके से फिर आप उस जोन में फोकस्ड रह सकते हो जहां सबसे बेस्ट वर्क डिलीवर होता है। ओपन स्पेस ऑफिसेस आपको भटकाने के साथ साथ हेल्पलेस भी कर सकते हैं, इसलिए हेडफोन लगाएं या खुद को एक कॉन्फ्रेंस रूम या एक कैफे में ले जाएं जहां कहीं पर भी आप काम पर फोकस करने में कैपेबल हो सकेंगे। प्रोडक्टिविटी की कीज में से एक यह जानना होता है दोस्तों कि प्रायोरिटी कैसे दी जाए, और इसे अच्छी तरीके से करने के लिए यह एक ऑर्गेनाइज टू डू लिस्ट बनाने में हेल्प भी करता है, क्योंकि अपने माइंड में सब कुछ रखने की कोशिश करना किसी पॉइंट पर बैकफायर होने की तरह होता है दोस्तों। प्रायोरिटी देने के लिए एक यूजफुल मेथड है 4D रूल, जो डू, डिफर, डेलीगेट या ड्रॉप के बारे में बताता है। यह इस डिसीजन के साथ स्टार्ट होता है कि कौन से टास्क डू कैटेगरी के लिए क्वालिफाई होते हैं। इसके लिए खुद को हाई पर सेट करें और इसमें सिर्फ वही टास्क शामिल करें जो ज़रूरी हो, अर्जेंट हो और जो किसी और के द्वारा ना किए जाए हों। फिर इन चीज़ों में से सबसे डिफ़िकल्ट को अपने डेली स्केड्यूल में पहले रखें ताकि आप उनको प्रोकास्टिनेट ना करें दोस्तों, यानी कि टालें ना। इसके बाद उन आइटम्स को डेफर लिस्ट में रखें जो फ़ौरन नहीं किए जा सकते हैं, और फिर जो कुछ भी आपको पर्सनली टच नहीं करता है उनको डेलीगेट लिस्ट में डाल दीजिए दोस्तों, और लास्ट में जो कुछ भी रियल में ज़रूरी नहीं है उसे ड्रॉप कर दीजिए। आगे बढ़ते हुए उन चीज़ों को चेक करना ना भूलें जिन्हें आपने टाल दिया था, और अगर पॉसिबल है तो उन्हें फिर से डू या ड्रॉप के रूप में लिस्टेड करें। आप उन्हें शामिल भी कर सकते हैं, लेकिन यह डिफ़िकल्ट हो सकता है। असल में डेलीगेशन के हाव भाव को जानना समझना
एक अच्छे लीडर की पहचान होती है, जैसा कि आप नेक्स्ट पैराग्राफ में इसे देखेंगे दोस्तों। अच्छे लीडर्स जानते हैं कि कैसे लोगों को एम्पावर करना है और किन चीज़ों को डेलीगेट करना है। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। नेक्स्ट स्पेस थोड़ा सा हटके है दोस्तों, यानी स्पेस टू लीड। यह यूनिक है क्योंकि इसे द थर्ड स्पेस के रूप में जाना जाता है, जो तब बनता है जब दो लोग एक साथ काम करने की कोशिश करते हैं। जब यूलिया लेखक से कोचिंग के लिए मिली तो वो नई नई एक सीईओ की पोजीशन पर प्रमोटेड की गई थी, जिसमें दूसरे लीडर्स को मैनेज करना शामिल था, जबकि वह इस सिचुएशन में कदम रखने में बहुत अच्छे से तैयार थी और जो भी ज़रूरी था वो उसने किया। पर उसने एक कॉमन मिस्टेक की जिससे उसको थर्ड स्पेस के ट्रीटमेंट की ज़रूरत हुई। बेसिकली यूलिया इस स्पेस को कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल कर संभाल ही लेती और किसी और पर्सन को शामिल किए बिना वो इसको सॉल्व भी कर लेती। जब कुछ लोग ऐसा करने के लिए किसी लीडर के प्रति आभारी होते हैं तो यह उन लोगों के लिए डिसअपॉइंटिंग हो सकता है जो सीखना और ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि तब तक यह एक इम्प्रेशन जताता है कि उनके बॉस इस अपॉर्चुनिटी पर उन लोगों के ऊपर उठने की एबिलिटी पर यकीन नहीं करते हैं। एक अच्छा लीडर हमेशा दूसरों को द थर्ड स्पेस पर गाइड करने और उन्हें इंस्पायर करने और उन्हें खुद सॉल्यूशन खोजने देने का एम बना के रखता है। जैसे कि प्राचीन चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्सु ने एक बार कहा था कि एक लीडर तब सबसे अच्छा होता है जब लोग उसकी मौजूदगी को मुश्किल से जान पाते हैं। जब उसका काम पूरा हो जाता है तो उसका एम पूरा हो जाता है तो वह लोग कहेंगे यह हमने खुद किया है। हाँ दोस्तों, सबसे अच्छा लीडर वही है। दूसरे शब्दों में कहें तो लीडरशिप अपने खुद के बारे में नहीं है, यह लोगों के बारे में है। इसलिए जवाब देने के लिए सिचुएशन का इंतजार करने के बजाय खुद से पूछिए कौन से सवाल दूसरे इंसान को अपने दम पर सही जवाब सर्च करने को अलाउ करेंगे। एम्पावरमेंट का एक दूसरा टूल है दोस्तों डेलीगेशन। फिर भी कई वेल मीनिंग लीडर्स डेलीगेटिंग के बारे में गिल्ट फील करते हैं, जैसे कि वो सोचते हैं कि वे किसी और पर हार्डवर्क डाल रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे डेलीगेट नहीं है, उन्हें लगता है कि उनके अंदर यानी उस लीडर के अंदर डेलीगेशन क्वालिटी नहीं है तो वो अच्छे ही हैं। लेकिन वो इस बात को इस तरीके से भी रख सकते थे कि वे किसी पर्सन को एक अच्छा काम करने के लिए भरोसे के लायक नहीं समझते हैं। रियलिटी तो यही है दोस्तों। इसकी बजाय आपको डेलीगेशन के स्वरूप में सोचना चाहिए दोस्तों कि इससे लोगों को अपनी स्किल को डेवलप करने और ग्रो करने में मदद मिल सकती है, और साथ में उनको यह भी बता सकें आप कि आप एक अच्छा काम करने के लिए उन पर भरोसा करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए खुद से पूछें कि किस तरीके के टास्क उन्हें उनकी स्किल की लिमिट्स को आगे बढ़ाने के लिए चैलेंज देंगे और किस तरीके के टास्क उनके पर्सनल करियर गोल्स के साथ अलाइन होते हैं। लास्ट में जब कोई टास्क असाइन किया जाता है तो अपनी तरफ से इस बात को क्लियर करें कि क्या किया जाना चाहिए और क्या रिजल्ट दिखाना चाहिए। उन्हें बताने से बचें कि यह कैसे करना है। आप यह नहीं जानते कि वह कभी भी आपके मुकाबले में बेहतर तरीके से मैदान में उतर सकते हैं। स्पेस बनाने से आप अपने पर्पस के साथ रिकनेक्ट होते हैं और एक बेहतरीन तालमेल को रिस्टोर कर सकते हैं। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जब आप स्कूल में थे तो आपको क्या करना पसंद था दोस्तों? क्या आप अभी भी उन चीज़ों को कर रहे हैं? अगर नहीं तो अब क्या हुआ है? खुद से सवाल पूछना स्पेस क्रिएट करने की दिशा में एक बड़ा कदम होता है दोस्तों। जब लेखक ऑस्कर से मिला तो वह एक बड़े बैंक का CIO था, लेकिन वह दुखी भी था और जल्द ही इसकी वजह भी क्लियर हो गई दोस्तों। ऑस्कर असल में अपनी लाइफ में जो चीज़ करना चाहता था वह खेती था। हाँ दोस्तों, फार्मिंग। उनकी सुनहरी यादें उनके फैमिली के खेत में बड़े होने और उनकी ज़मीन और जानवरों के प्रति उनके लगाव की थी दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली उनकी फैमिली को अपना खेत बेचना पड़ा और ऑस्कर कॉलेज चला गया। फाइनली पूरे दिन एक ऑफिस वाली लाइफ में अटक के रह गया। तो ऑथर के साथ उनकी कोचिंग के बाद उन्हें अपने ट्रू पैशन से फिर से कनेक्ट होने में मदद मिली। ऑस्कर ने इतनी जल्दी अपना रेजिग्नेशन दिया कि इससे बैंक में थोड़ी बहुत इमरजेंसी सिचुएशन भी आ गई दोस्तों, लेकिन उनका यह कदम सही निकला। ऑस्कर की तरह आप भी अपने मन का काम करने के लिए स्पेस बना सकते हैं दोस्तों। अपने अंदर झांकना शुरू करिए और इस बारे में ईमानदार रहिए कि आप क्या कर रहे हैं और आप रियलिटी में क्या करना चाहते हैं। तो हम में से बहुत से लोग ऐसी जॉब करते करते मर जाते हैं दोस्तों जो सेंसिबल किस्म की होती है। सेंसिबल किस्म की, समझ रहे हैं? या जो किसी और की एक्सपेक्टेशन को ही पूरा करती है। हाँ, दुनिया की नज़र में उसको सेंसिबिलिटी कहते हैं दोस्तों। असल में पछतावा इतना बड़ा होता है दोस्तों कि यह लोगों में मरते वक्त जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का कारण होता है
उनमें मोस्ट कॉमन चीज़ होती है। लोगों को पछतावा होता है कि उन्होंने लाइफ को एंजॉय नहीं किया जैसे वो जीना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने दूसरों के मुताबिक जिंदगी को जिया था। मौत को ध्यान में रखते हुए हम इस तरीके के अफसोस से बचने में खुद की मदद कर सकते हैं। आफ्टरऑल मौत लाइफ का एक सच है दोस्तों, भले ही यह खराब लगता हो। इसलिए खुद से पूछें कि अगर आपके पास जीने के लिए 6 महीने थे तो आप क्या कर रहे होते। हाँ दोस्तों, पूछिए पूरी ईमानदारी के साथ। कई सारे लोग मानते हैं कि काम एक हेल यानी नरक के समान होता है दोस्तों, लेकिन यह सच नहीं है। यह टाइम टू टाइम डिफिकल्ट हो सकता है थोड़ा, लेकिन नॉर्मली काम को अच्छा और सैटिस्फाइंग फील करवाना ही चाहिए आपको। अगर ऐसा नहीं होता तो आप गलत जॉब कर रहे हैं दोस्तों, या आपको एक बेटर वर्क लाइफ बैलेंस तलाशने की बेहद ज़रूरत होगी। एग्जाम्पल के लिए ट्रिवॉन का मानना था कि काम इस तरीके का काम होना चाहिए जिसमें आपको शर्म महसूस हो। हाँ दोस्तों, यू शुड फील शिटी। जब वे ऑथर से मिले तो उन्होंने थकावट, पैनिक अटैक्स और डिप्रेसिव डाउट्स के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। ऐसे कई लोग मानते हैं और इसी कारण उनको पैनिक अटैक्स आते हैं दोस्तों। वो काम को शिटी मानते हैं और ये बिलीफ उनके अंदर स्ट्रांग बन जाती है। तो इस कोची ने, जो ऑथर कोच हैं, उनसे गुजारिश की कि वो उनकी लाइफस्टाइल में बेहतरी करने के लिए उनकी मदद करें, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में था। हालांकि सिंपली उसे जो करने की ज़रूरत थी वो था ज़्यादा नींद लेना और काम पर अपनी लाइफ का 80% खर्च करना बंद करना। ज़्यादातर ओवरवर्क करने वाले लोग पाएंगे कि अगर वो अपने काम को थोड़ा लेस कर दें और ज़्यादा सोएं तो वह उन खराब एक्सपीरियंसेस से खुद को बचा पाएंगे जो ट्रिवॉन के साथ हुए। ऐसा करके आप एक स्टेबल सक्सेस को सेट कर पाएंगे दोस्तों। अपॉर्चुनिटीज़ कभी कभी कीमत के साथ आती हैं, जबकि नंबर 1 मीटिंग्स आपको आपकी मंजिल पर बनाए रखने में हेल्प करती हैं। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। अब आते हैं लास्ट स्पेस पर दोस्तों, जो कि है स्पेस टू ग्रो, जो आपके आइडल फ्यूचर के लिए खुद को सेट करने के बारे में है। दूसरे एरियाज की तरह इस स्पेस को एक ऑनेस्ट लुक देकर और कुछ कड़वी सच्चाई के लिए खुद को ओपन रख के मनाया जा सकता है। लाइफ की तरह ग्रोथ डिफिकल्ट चॉइसेस से भरी हुई है दोस्तों, और एक चीज़ को हमेशा चुनने का मतलब है कि किसी और चीज़ के लिए फिर कोई ऑप्शन नहीं रहे। इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है, और इस तरीके की कॉस्ट के बारे में पता होना ग्रो करने के लिए एक स्पेस बनाने का ज़रूरी हिस्सा है। उदाहरण के लिए एल्मांटस को ही ले लीजिए। उसे अपने मेंटर के करीब आने और अपने ड्रीम जॉब के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन इसका मतलब एक नए देश में ट्रांसफ़र होना होगा दोस्तों, जहां उसकी वाइफ को एक बहुत डिफरेंट कल्चर में एडजस्ट करना होगा और उसके बच्चों को एक नई लैंग्वेज सीखनी होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा दिखाई दे रही थी। फॉर्चुनेटली एल्मांटस ने जिस पोजीशन को सोचा था वह उसे मिल गई, और उसका बॉस उसके साथ ट्रांजिशनल ईयर तक चिपका रहा। हाँ दोस्तों, इसके बाद वह अपनी पुरानी पोजीशन की ही तरह अपने क्वार्टरली टारगेट्स में ही फंसा पड़ा हुआ था। रिलोकेटिंग, पेमेंट कट्स और फिर से नए स्कूल जाने जैसी चीज़ें सभी कॉमन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैं दोस्तों, जो एक बड़े बोझ की तरह लग सकती हैं। लेकिन अगर वह आपको आपके ड्रीम्स और लाइफ के पर्पस को करीब लाती है तो उन पर खर्च करने में कोई घाटा नहीं है दोस्तों। फाइनली जब आप अपने प्लान्स बना रहे होते हैं और अपने पर्सनल और करियर गोल्स को सेट करते हैं तो रेगुलरली नंबर 1 मीटिंग्स को शेड्यूल करना इंपॉर्टेंट होता है, जो आपकी खुद के साथ मीटिंग्स होती हैं दोस्तों। नंबर 1 मीटिंग्स आपकी ग्रोथ को एक बड़ा फायदा पहुंचा सकती है, क्योंकि वह आपको आपकी प्रोग्रेस को चेक करने और किसी भी ज़रूरी बदलाव पर विचार करने का मौका देती हैं। लेखक वीकली नंबर 1 मीटिंग्स का सजेशन देते हैं, जिसके दौरान आपको इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, एक स्ट्रेटजी सेट करना, दूसरा, एक ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना, और तीसरा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। ऑथर आपकी मीटिंग्स को सवालों के आसपास ऑर्गेनाइज करने की सिफारिश भी करता है, जैसे कि मेरी स्ट्रेटजी कैसे आगे बढ़ रही है, क्या गोल रियलिस्टिक है, या कोई रिसोर्स हैं जो मुझे ट्रैक पर रहने में हेल्प कर सकते हैं, क्या रुकावटें मुझे अपने गोल्स को पूरा करने में डाइवर्ट कर रही है और मैं उनको किस तरीके से अच्छे से अवॉइड कर सकता हूँ। याद रखें दोस्तों, लाइफ शायद ही कभी परफेक्ट होती है, अक्सर आपको ही ठीक से सैटिस्फाइड होना पड़ता है। इसलिए मिस्टेक्स को अलाउ करें और विश्वास रखें कि आपके हार्डवर्क का पेमेंट आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, अंत में इस बुक समरी के मेन पॉइंट्स आपके सामने दोहराता हूँ। पहला, क्रिएट स्पेस में 4 डोमेन होते हैं। थिंकिंग यानी सोचना, कनेक्टिंग मतलब जुड़ना, डूइंग माने करना, और बीइंग मतलब होना। और हर एक डोमेन में
रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, रिलेशनशिप्स और प्रोडक्टिविटी की चारों तरफ स्किल्स को डेवलप करने के कई तरीके बताए गए हैं। दूसरा, जनरली हर किसी के पास दो माइंडसेट्स में से एक तो होता ही है। या तो एक फिक्स्ड माइंडसेट जहां आप मानते हैं कि लर्निंग किसी पॉइंट पर रुक जाती है, क्योंकि माइंड बस इंफॉर्मेशन की एक फिक्स्ड अमाउंट, या ग्रोथ माइंडसेट को ही होल्ड कर सकता है जहां आप ज्यादा सीख सकते हैं। तीसरा पॉइंट, रिफ्लेक्ट करने और चेकिंग के लिए स्पेस होने से आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में मदद मिलेगी और आप यह पहचानने के लिए एक अच्छी पोजीशन में होंगे जिसे लेखक कोर पैथोजेनिक बिलीफ यानी CPB कहते हैं। चौथा पॉइंट, ठीक से प्लान बनाने के लिए आपको दो चीजें करने की जरूरत है दोस्तों। सबसे पहले एक क्लियर गोल बनाएं, क्या करने की जरूरत है ये क्लियर करें। फिर उस गोल को हासिल करने के लिए क्लियर प्लान बनाएं कि ये कैसे किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, अंत में मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप ग्रो होना चाहते हैं और जैसा कि आप सबसे बेस्ट भी हो सकते हैं, तो आपको इस ग्रोथ के लिए स्पेस क्रिएट करने की जरूरत है। इस स्पेस को सेल्फ अवेयरनेस, सीखने की इच्छा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, प्रोडक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी और कॉन्स्टेंटली ग्रेट वर्क डिलीवर करने पर फोकस करने की जरूरत है। इस स्पेस को क्रिएट करना हार्ड वर्क है और इसे अपनी वीकनेस और एक्सपीरियंस पर ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन की जरूरत भी होती है, जिनका सामना करना मुश्किल हो सकता है दोस्तों। लेकिन अगर कुछ भी परेशानी से निपटने के काम आता है तो वह है आपका सेल्फ डेवलपमेंट। लाइफ में अपना सही पर्पस ढूंढना और आपके पास जो भी कम वक्त है उसका मैक्सिमम फायदा उठाना, यही सॉल्यूशन है दोस्तों। दोस्तों, अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। दोस्तों, हम हमेशा से चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने और सफलता और खुशी अपनी जिंदगी में दोनों हासिल करें। अधिक से अधिक लोगों की जिंदगी में आप अपने टैलेंट से पॉजिटिव चेंज लाने में उनकी मदद करें। इसी एफर्ट के चलते उड़ान NGO चैनल पर हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबों की समरी सरल और आसान भाषा में डाल रहे हैं दोस्तों। हमारी अधिक से अधिक समरी सुने और उन्हें अपने जीवन में लगाएं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालते रहें और अगर आपको हमारी कोई भी समरी पसंद आती है तो उसे अपने जानकारों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों, आप हमारी समरीज को किताबी कीड़े ऐप पर भी सुन सकते हैं। हम इन समरीज के साथ एक्शन टिप्स भी अपने ऐप पर जल्द ही लॉन्च कर रहे हैं। वो एक्शंस आपको क्लियरली बताएंगे कि इन बुक्स को आप अपनी लाइफ में कैसे लगा सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप अच्छी हैबिट्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी लर्निंग को एक्शन में बदलने के लिए, आपकी मदद करने के लिए हम वेबिनार्स और ऑनलाइन प्रोग्राम्स की एक सीरीज हर वीक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप इन वेबिनार्स और ऑनलाइन प्रोग्राम्स को नॉमिनल पेमेंट्स करके दुनिया के किसी भी कोने से ज्वाइन कर सकते हैं। आदि गुरुदास और लाइव शिक्षा डालकर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारे पेजेस को लाइक कर सकते हैं। आपको रेगुलर इसकी जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग, NLP, इंटरनेशनल कोचिंग टेक्निक जैसे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक्स को डिटेल में सीखकर अपने गोल्स को और तेजी से हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से भरी वर्कशॉप्स को भी अटेंड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप इन प्रोग्राम्स की अधिक जानकारी लेकर इनको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ मिलकर इन वर्कशॉप्स को अपनी कंपनी या शहर में कराना चाहते हैं, आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो अपनी रिक्वेस्ट हमें thelifeshiksha@gmail.com पे या info@adigurudas.com पे अवश्य भेजें। दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने जीवन में काफी सफल हों या सफल बनने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हों, मगर कुछ अनजाने कारणों से आप अपने और अपने गोल्स के बीच कुछ चैलेंज महसूस कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक्स महसूस कर रहे हैं। तो मैं आदि गुरुदास आपकी इसमें पर्सनली मदद कर सकता हूं दोस्तों, 1-on-1 कोचिंग सेशन लेके। कुछ समय के लिए अधिक से अधिक लोगों की मदद करने के लिए मैं अपने सेशन को कुछ समय के लिए 75 से 50% डिस्काउंट पे दे रहा हूं दोस्तों, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग फेस टू फेस 1-on-1 कोचिंग सेशन लेकर मुझसे अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस कर पाएं। तो दोस्तों, यदि आप अपने लिए पर्सनल कोचिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं या मुझसे एग्जैक्टिव कोचिंग लेना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कोचिंग सेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे 9829644744 या 9024023331 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें इन नंबर्स पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दोस्तों। हमारे काउंसलर्स आपसे संपर्क करेंगे। दोस्तों, हमसे और हमारे प्रयासों से जुड़े रहने के लिए हमारे उड़ान NGO यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें दोस्तों। हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।